फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों है? क्योंकि ये ना बेस क्रिएट करते हैं जो हमको फ्यूचर में बहुत मदद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज फर्स्ट वॉच दोज वीडियोस टू अंडरस्टैंड द concept thoroughly. Before starting accounting convention, first let's look into the difference between accounting concept and accounting convention. Difference between accounting concept and accounting convention. First difference is saying कि accounting concept are legally accepted, whereas accounting convention are the guidelines based on general agreement. इसका मतलब accounting assumptions क्या क्या है? Going concern, कॉस्ट कंसेप्ट, अक्रूवल मेथड, ये ना सब लीगल रिक्वायरमेंट है, हर कंपनी को फॉलो करना है। वेयर इज अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? ये गाइडलाइंस है जो हर कंपनी को देकर रख दी गई है। अगर फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, मैंडेटरी नहीं है। ये गाइडलाइंस जो है ना, यूजर एक्सपीरियंस से आई है, मतलब हम अपने एक्सपीरियंस से लेकर आए हैं, जो लोगों को बताते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, मतलब इफ दे फॉलो इट्स गुड, as they are not compulsory, so if they are not following then also there is no legal compulsion. सेकंड, बेसिक कंसेप्ट है। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट है जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन्स बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। whereas accounting convention are follow in the preparation of profit and loss and balance sheet. इसका मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट के बेसिस पर हम ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। एग्जांपल, अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है कि ड्यू बेसिस पे ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करना है। आप पेमेंट कब करते हो वो इररिलेवेंट है, आप पेमेंट बाद में करते हो, सेटलमेंट बाद में करो, डजंट मैटर। बट जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जब ट्रांजैक्शन हो गई है, तो आपको ड्यू बेसिस पे ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है। वेयर एज अकाउंटिंग कन्वेंशन में जो रूल्स है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में अप्लाई होते हैं। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगी, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, और वो चीजें आपको तब समझ में आएगी। अभी मैं ये आपको होल्ड कर रही हूँ। Thirdly, no role of personal judgment. And here personal judgment plays a crucial role. जब हम अकाउंट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर है कि पर्सनल जजमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल में कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? हमको ट्रांजैक्शन उसी वैल्यू में बुक्स में रिकॉर्ड करनी है जितने में मैंने परचेस किया है, मार्केट वैल्यू इररिलेवेंट है। तो यहाँ पर मैं अपना पर्सनल जजमेंट नहीं लगा रही हूँ। वेयर अकाउंटिंग कन्वेंशन में पर्सनल जजमेंट बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, वहां पर पर्सनल जजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी जब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन, आपको समझ में आएगा हाउ पर्सनल जजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल। Lastly, accounting concept is uniform in different enterprises, whereas accounting convention has no uniformity. Normally, accounting concept ना हर कोई follow करती है, हर कंपनी इस वर्ल्ड में अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो करती है। अकाउंटिंग कन्वेंशन में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इंडिया में जो फॉलो हो रहा है, कोई जरूर वो यूएस में नहीं फॉलो होगा। मे बी यूएस में डिफरेंट फॉलो होगा, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट फॉलो होगा, यूके में डिफरेंट फॉलो होता है। There is no uniformity in accounting convention. These are the basic differences between accounting concept and accounting convention. Let's move to what are the accounting convention. There are three important types of accounting convention: full disclosure, materiality, and conservatism. We are going to discuss one by one. So, friends, let's start discussing accounting convention. I already covered the difference between the accounting concept and accounting convention. दोनों में क्या difference होते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन गाइडलाइन है जो नॉर्मली हर कंपनी को फॉलो करना चाहिए। कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर वो फॉलो करती है तो अच्छी बात है। क्या क्या गाइडलाइंस है अभी हम देखेंगे। पहला है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है? एज पर दिस, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन
relating to economic affairs of an enterprise should be disclosed. इसका मतलब अगर कोई कंपनी अपनी परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रही है तो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे, अपने सारे इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को, अपने ओनर्स को बता दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ इंफॉर्मेशन छुपा ले। अगर कोई कंपनी को लगता है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को बता देनी चाहिए, तो उसको वो सारी इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को बतानी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आरएस लिमिटेड कंपनी, जिसका बिजनेस राहुल ने शुरू किया था। नाउ क्या होता है यहाँ पर, ये कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पेन। इस कंपनी में थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं। एंड वन डे एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है वाइल मैन्युफैक्चरिंग द पेन। उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक मशीन में। नाउ दैट एम्प्लॉय डोंट मैनेज टू कंटिन्यू द वर्क इन द फ्यूचर। उसकी सैलरी 3 lakhs है। अब आई एम द कंपनी आर एस लिमिटेड। मैंने उसको बोला कि देखो, एक्सीडेंट हो गया है एंड नाउ यू वोंट मैनेज टू कंटिन्यू द वर्क इन द फ्यूचर। एक काम करती हूँ, मैं तुमको 20 lakhs रुपीज एज अ कंपेंसेशन दे देती हूँ सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ इन अ प्रॉपर मैनर। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो 20 lakhs रुपीज नहीं लूंगा, आई नीड 1 करोड़ रुपीज। उसकी सैलरी है 3 lakhs रुपीज। मैं उसको 20 lakhs देने के लिए रेडी हूँ एज अ कॉम्पेंसेशन, बट उसकी डिमांड क्या है? आई नीड 1 करोड़ रुपीज। नाउ हम लोगों में इस बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया। नाउ अब डिस्प्यूट हो गया तो क्या होगा? कोर्ट में जाएंगे। लोअर कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, कहां तक भी जा सकता है जब तक डिसीजन आता नहीं है। तो इस केस में अब मैं क्या करूं? ये जो लीगल केस है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या मुझे अपने शेयर होल्डर्स को देनी चाहिए? क्या मुझे उनको ये बात बतानी चाहिए? क्या मुझे ये कंपनी के ओनर को भी बतानी चाहिए? ऑल्सो क्या मुझे उन लोगों को भी ये बात बतानी है जिन लोगों से मैंने लोन लेकर रखा है? सपोज मैंने लोन लेकर रखा है आईसीआईसीआई बैंक से, एसबीआई से। क्या मुझे अपने बैंक को ये इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है मेरी कंपनी में, फैक्ट्री में, मेरे लेबर को चोट लग गई है, वो मेरे से 1 करोड़ मांग रहा है, मैं उसको 20 लाख देना चाहता हूँ? क्या मुझे ये इन्फॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को, अपने बैंक को जिसने मुझ पर पैसे लगा कर रखे हैं, उनको बतानी चाहिए? एज ए कंपनी मुझे इन सबको ये इन्फॉर्मेशन बतानी होगी कि एक लीगल केस हुआ है जहां पर कंपेंसेशन के रूप में मैं 20 lakhs दे रही हूँ, लेकिन वो एम्प्लॉय मेरा मेरे से 1 करोड़ मांग रहा है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट अगर ये केस में हार जाऊं तो मुझे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो इट मे पॉसिबल कि मैं ये केस जीत जाऊं तो मुझे 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दोनों पॉसिबल केसेस है, पर एट प्रेजेंट मेरे को पता नहीं है कि कोर्ट का फैसला क्या आएगा। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को बतानी पड़ेगी। मुझे ये इन्फॉर्मेशन अपने बैंक को बतानी पड़ेगी जिन्होंने मुझ पर पैसे लगा कर रखे हैं। एंड इसको ही बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। मुझे अपने सारी इन्फॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को बतानी है जिससे वो सही डिसीजन ले सके। ऑल्सो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये फ्यूचर के जो इन्वेस्टर है जो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको उनका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी इसके कारण चेंज हो सकता है। मे बी जब उनको पता चले इस केस के बारे में तो वो मेरी कंपनी में पैसे नहीं लगाना चाहे। तो इसके लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं ये इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर से, अपने बैंक से शेयर करूं। This is called full disclosure. Now let's take another example. Suppose मैं कॉलेज में हूँ एंड मेरे डैड ने मुझे 1000 रुपीज दिया कि भाई ये तुम्हारी 1 महीने की पॉकेट मनी है। ना वन डे
सडनली मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि भाई तुमने पैसे कहाँ कहाँ खर्चे किए हैं। नाउ मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उनको बता दिया कि भाई मैंने फूड में 400 रुपए का खर्चा किया है, मैंने बुक्स में 200 दिया है, आई वेंट फॉर मूवी, देयर आई स्पेंड 300, एंड मैंने सेविंग करी है 100 रुपीज की। तो मैंने उनको इस तरह से 1000 रुपीज का कैलकुलेशन दे दिया। नाउ मेरे फादर को क्या लगा कि हाँ भाई अच्छी बात है, सब जगह ही खर्चा किया है वैसे तो, कुछ रुपए मैंने खाने में खर्चा कर दिए, कुछ बुक्स भी खरीदा है, सेविंग भी कर लिया है, तो ही वॉज ओके। बट यहाँ पर ना मैंने अपने डैड को एक बात नहीं बताई। वो क्या कि सपोज इस 400 रुपीज में ना मैंने 200 रुपीज ना लिक्कर में, ड्रिंक में खर्चा किया है। दैट इंफॉर्मेशन मैंने अपने डैड को नहीं बताई कि इस 400 में मेरा 200 का ड्रिंक का भी खर्चा है। ये इंफॉर्मेशन मैंने उनसे छुपा ली। मैंने सिर्फ उनको क्या बताया कि मैंने फूड में 400 खर्चा किया है। दस अगर मैं उनको ये बता देती कि 400 में से 200 तो मैंने ड्रिंक में ही खर्चा कर लिए हैं, तो ये हो सकता था कि वो कोई एक्शन ले मेरे अगेंस्ट, कंसीडरिंग मैं कॉलेज में हूँ। लेकिन मैंने उनसे ये इन्फॉर्मेशन छुपा ली। अब मेरे फादर को क्या लगेगा, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, बिकॉज आई हैव स्पेंट ऑल द मनी इन अ प्रॉपर मैनर। इट में बी पॉसिबल अगर मैं उनको बोलती कि मैंने 200 ड्रिंक में खर्चा किया, तो वो कोशिश करते, इट्स ओनली 18-19 ईयर्स एज, यू स्टार्ट ड्रिंकिंग, तो वो मेरी इमेज चेंज करने की, मुझे सुधारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उनको लगता है इस एज में ड्रिंक अर्ली स्टेज ड्रिंकिंग है, और वो मेरी ड्रिंक स्टॉप करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे डैड ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैंने तो उनसे ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं बताई है। सेम वे कंपनी के अंदर, कंपनी को अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को बता देनी चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने सीक्रेट्स भी जाकर कंपनी के शेयर होल्डर्स को बता दूं कि मैं क्या क्या ट्रिक्स और क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाती हूँ जिससे मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है और मेरा सेल ग्रोथ हो रहा है। नहीं, उस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है, अपना सीक्रेट नहीं बताना है। जैसे मैं कंपनी चला रही हूँ, मेरे को वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है जिससे उनके डिसीजन को, उनका इन्वेस्ट करने का डिसीजन इम्पैक्ट होगा। सो दैट इज कॉल्ड फुल डिस्क्लोजर, जहां पर मुझे सारे सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस के बारे में अपने शेयर होल्डर्स को, यूजर्स को बतानी है, जिससे उनका मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के डिसीजन में अफेक्ट पड़ सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने सीक्रेट्स भी उनको बता दूं, क्योंकि अगर मैं उनको अपने सीक्रेट्स बता दूं कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट, कैसे मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरा बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है, तो क्या होगा, वो सीक्रेट बता दूंगी तो कोई भी मेरा सीक्रेट कॉपी कर लेगा और वही बिजनेस स्टार्ट कर देगा। तो मुझको अपने सीक्रेट्स नहीं बताने, बट मेरे को वो सारी इंफॉर्मेशन बतानी है जिससे उनका डिसीजन, देयर डिसीजन टू इन्वेस्ट इन माय कंपनी will be going to affect. Next important concept is materiality convention. As per this, decision exception to the full disclosure concept, मतलब ये full disclosure concept का ना exception है। अभी बताऊंगी कैसे। Secondly, as per this convention, item having insignificant effect or being irrelevant to the user should not be disclosed. And lastly, this item can be merged with other items. मतलब जब आप अपने शेयर होल्डर से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है, हमको अपने शेयर होल्डर को सब कुछ बता देना चाहिए, सब कुछ बता देना चाहिए। वेयर एज मेटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है केवल इंफॉर्मेशन, केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताओ, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन नहीं बताओ। अब आप बोलोगे स्मॉल इंफॉर्मेशन क्या होती है। लेट्स सपोज एक कंपनी है और कंपनी बहुत सारे खर्चे करती है। नाउ मैं कंपनी और हूँ और मैं बहुत सारे खर्चे करती हूँ। अब कोई मेरे से पूछता अगर कि भाई तुम अपने एक्सपेंस बताना शुरू करो, तो मैं उनको क्या बता रही हूँ, मैं ना 25 रुपए का एक पेन खरीद कर लाई,
तो ये 25 रुपया मेरे पेन में लगा। 50 रुपीज में टी में खर्चा करती हूँ। एक पेंसिल लाई थी 15 रुपए का। इस तरह से मैं सोच सोच कर सारे खर्चे बता रही हूँ। ट्रैवलिंग पे गए थे, टैक्सी में इतना खर्चा हुआ, यहाँ से यहाँ गए, ऑटो में गए, यहाँ पर गए तो इतना खर्चा हुआ, बस से गए तो इतना खर्चा हुआ। मतलब आई एम गिविंग ऑल दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इतना कुछ मत बताओ, मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। केवल इतना बताओ कि टोटल स्पेंड कितना हुआ। मुझे तो टोटल अमाउंट चाहिए, मैं इतना डिटेल नहीं जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं फिर टोटल स्पेंड बता दूंगी कि ये मेरा टोटल स्पेंड है, और जो मैक्सिमम सिमिलर आइटम होंगे उसकी मैं ग्रुपिंग करके बता दूंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी इनसिग्निफिकेंट आइटम थे उसका मैं टोटल करती हूँ खर्चे का, और टोटल स्पेंड बता देती हूँ कि भाई इतना खर्चा हुआ है। आई वोंट वेस्ट योर टाइम। मैंने आपका टाइम नहीं बर्बाद किया, वेस्ट नहीं किया, बिकॉज आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो मैंने आपसे शेयर कर ली। सपोज मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था ओरिजिनली, वहां पर मेरे जब फादर ने मेरे से पूछा तुमने 1000 रुपीज कहाँ का स्पेंड किया। नाउ लेट सपोज मैंने अल्कोहल में स्पेंड नहीं किया था। ही केम टू मी एंड आस्किंग मी कि आपने वो 1000 रुपीज कहाँ कहाँ स्पेंड किया। अब मैं उनको बता रही हूँ कि मैंने ना 75 रुपीज का पिज्जा खाया, 30 रुपीज का जूस पिया, 50 रुपीज की चॉकलेट ली थी, 20 रुपीज का मैगी खाया है। तो मेरे डैड ने बोला इतना डिटेल में मेरे को नहीं जानना है कि तुमने कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा किया है। केवल इतना बता दो कि टोटल कितना खर्चा किया है डिफरेंट डिफरेंट आइटम में, तब मैं उनको बताती हूँ। 400 रुपए मैंने फूड में खर्चा किया है, मैंने 200 रुपीज की बुक खरीदी है, और मूवी देखने गई तो 300 खर्चा कर दिया, तो आई गिव दैट टाइप। तो मेटेरियलिटी कन्वेंशन क्या बोलता है, आप सारी इररिलेवेंट इन्फ्लोज को, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मत करो, केवल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस इंफॉर्मेशन को बता देने से मेरे शेयर होल्डर्स का जो डिसीजन है मेरी ओर चेंज हो जाएगा, तो मुझे उनसे वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। क्लियर है? एग्जाम्पल पे अगर मैं अपने डैड को ये बता देती कि 200 रुपीज मैंने अल्कोहल में स्पेंड किया है, तो उनका डिसीजन चेंज हो जाता। वो कोई स्टेप लेते हैं। उनको लगता इस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे छुपानी नहीं चाहिए थी, मुझे बता देनी चाहिए। छोटी छोटी सी डिटेल्स नहीं शेयर करनी है, केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है। और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है जिससे डिसीजन मेकर के डिसीजन पे अफेक्ट हो सकता है। सपोज कंपनी में 1000 तरह के स्पेंड होते हैं, सब बताने बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट डिटेल जरूर शेयर करना है। जस्ट रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर, एक एक्सपेंस आपके लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन वो दूसरी कंपनी के लिए छोटा हो सकता है। सपोज करो कि मैंने ना ये व्हाइट बोर्ड परचेज किया, एंड इस व्हाइट बोर्ड में मैंने 20,000 रुपीज स्पेंड कर दिया। नाउ ये एक्सपेंस मेरे लिए बड़ा एक्सपेंस है, बट इट में हैपन कि कोई कंपनी है, यू कैन से द रिलायंस लिमिटेड कंपनी, उसके लिए करना एक मटेरियल एक्सपेंस नहीं है। उसके लिए ये बहुत छोटा एक्सपेंस है। मतलब उस रिलायंस कंपनी के लिए छोटा एक्सपेंस है, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है। एक्सपेंस मटेरियलिटी के अंदर डिस्क्लोज करना है, वो वैरी करता है कंपनी टू कंपनी। कोई एक्सपेंस मेरे लिए बड़ा है, बट दूसरी कंपनी के लिए वो इनसिग्निफिकेंट है। अगर आप मेरी कंपनी की बात करो तो मेरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 20,000 जो मैंने इस व्हाइट बोर्ड में स्पेंड किया है वो बहुत बड़ा एक्सपेंस है, बट रिलायंस लिमिटेड के लिए नहीं है। उसके लिए 1000 इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है। वो उस अमाउंट को अपने फर्नीचर, सोफा, चेयर, टेबल, जो भी फर्नीचर ऑफिस के लिए खरीदा है उसमें वो क्लब कर देंगे, और टोटल में बताएगा कि मैंने फर्नीचर में टोटल स्पेंड किया है। तो वो उस कंपनी के लिए छोटा एक्सपेंस हो गया, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट एक्सपेंस है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्सपेंस का इम्पोर्टेंस जो है वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी के लिए 15,000 रुपए बड़े अमाउंट होंगे तो वो उसको मटेरियल बोलकर डिस्क्लोज कर देगी, और कोई कंपनी के लिए 15,000 मटेरियल अमाउंट नहीं होगा तो वो उसको बाकी एक्सपेंस में क्लब करके डिस्क्लोज कर देगी। Now let's go back to the definition again.
The first point is saying this is an exception to the full disclosure concept. मतलब ये एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का। वो बोलता है सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, ये बोलता है केवल मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो। Secondly, as per this convention, item having insignificant effect or being irrelevant to the user should not be disclosed. मतलब कोई भी insignificant information आपको disclose नहीं करना है। एग्जाम्पल में जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो डिस्क्लोज नहीं करना है, क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट है, इररिलेवेंट है। एग्जाम्पल पे जो मैं पेन पे खर्चा कर रही हूँ, चाय पे खर्चा कर रही हूँ, टैक्सी से जाने आने में खर्चा कर रही हूँ, these are all small item expenses being irrelevant to the user. Thirdly, this item can be merged with other item, मतलब हम इसको मर्ज कर सकते हैं। जो एक्सपेंसेस सिमिलर नेचर के उसको हम क्लब कर सकते हैं। लाइक टोटल मैंने फूड में कितना खर्चा किया, टोटल मैंने ट्रैवल में कितना खर्चा किया, टोटल फर्नीचर में मैंने कितना खर्चा किया है। Understood? In the accounting convention, the last convention is conservative convention. We are going to cover this one in our next class. Thank you very much for watching this video. If you have any question or any feedback, feel free to write in the comment section. Thank you very much.